हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो? वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो आज हम आपकी जो लास्ट फाइनल एक्सरसाइज होती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको खुद से करनी होती है बट आप करते नहीं हो, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। एज़ यू नो, सेक्शन ए जो है MCQs रहते हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। एंड यस, उसी में भी अगर कुछ डाउट आता है तो उसके लिए तो मैं हमेशा से बैठी ही हूँ। तो हम आज अभी स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, ठीक है। सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेक्शन बी में आप आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ही जो मैं ऑलरेडी थियरी में घिस चुकी हूँ काफ़ी बार, वैसे ही है। जैसे कि डिफाइन लीनियर रिग्रेशन, देन डिफाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज़ बी, देन स्टेट द रिग्रेशन मॉडल, मार्क एज इम्पोर्टेंट, थर्ड क्वेश्चन। देन व्हाट इज़ एन एरर इन कंटेक्स्ट विथ रिग्रेशन लाइन, तो एरर क्या होती है। सो एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। तो उसकी आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि विच मैथड इज़ बेस्ट फॉर ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सॉरी मैंने गलत से बोला। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच मैथड इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेस्ट रिग्रेशन लाइन, बेस्ट रिग्रेशन लाइन को आप अचीव करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करोगे। दैन लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो हम अभी कर रहे हैं ना सारे सम्स, वो कौन से मेथड के थे, लिस्ट स्क्वायर। अगर आपको थियरी अच्छे से याद है तो मैंने आपको बोला था कि थियरी में कि ये जो रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने की मेथड्स होती है वो दो होती है। फर्स्ट वन इज़ स्कैटर डायग्राम मेथड एंड सेकेंड इज़ लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है उससे बेस्ट रिग्रेशन लाइन मिलती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को ही आपको क्या करना है, मोस्ट IMP मार्क करना है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ चुके इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ये पूछा है कि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने जब सम्स किए तो मैंने आपको ये बताया था कि किस चीज़ से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। क्या आंसर आएगा इसका, चेंज इन ओरिजिन। दैट मीन्स प्लस माइनस से ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसफॉर्मेशन, देन चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल से ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब आपको कोरिलेशन कहा था तब भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि ये चीज़ को याद रख लेना। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि कब आपका एरर जो है नहीं कुछ ऐसा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरर इफ़ द सैम्पल पॉइंट इज़ ऑन द फिटेड लाइन। अगर फिटेड लाइन पे आपका सैम्पल पॉइंट आ रहा है, ये चीज़ भी मैंने थियरी में कवर की थी कि अगर लाइन के अबो आता है तो एरर पॉजिटिव होगी, अगर लाइन के बिलो आता है तो एरर नेगेटिव होगी। बट ऑन अबो लाइन ऑन द लाइन आता है, अबो यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे है
और पॉइंट कहीं इधर मिला तो पॉजिटिव, ये लाइन यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ कहीं मिला तो नेगेटिव, और अगर एग्जैक्टली पॉइंट लाइन पर मिलता है तो आपकी एरर कैसी है भाई, ज़ीरो है। ठीक है, तो यस एरर विल बी ज़ीरो। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ज़ीरो। भाई मैं यहाँ पे ना वन वर्ड आंसर लिख रही हूँ बिकॉज मुझे आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना है, बट अगर आप लोगों ने ना सेक्शन बी की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है तो उसमें ऐसे लिखा जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। दैट मीन्स आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको बहुत ही क्लियर कट एक वन सेंटेंस में आंसर देना है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें आपको पूरा सेंटेंस बोल के दिखाती हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरर इफ़ द सैम्पल पॉइंट इज़ ऑन द फिटेड लाइन। तो आपको क्या करना है, व्हाट के बदले लगा देना है द वैल्यू ऑफ एरर इज़ ज़ीरो, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस वही लिखना है, इफ़ अ सैम्पल पॉइंट इज़ ऑन द फिटेड लाइन। ठीक है, क्लियर। तो आपको ऐसे पूरे सेंटेंस में हमेशा आंसर लिखना है। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मुझे बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं देनी है, आपको देनी है, समझ गए। दूसरा कि मेरे पास अभी ना लिखने के लिए जगह नहीं है कहीं पे भी। आप लोग देख रहे हो कि अब नोटबुक के पेजेस से मैं A4 के पेजेस पे आ गई हूँ, मतलब धीरे धीरे ये सारे जो सोर्सेज है वो कम पड़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विल रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज if the value of both variable are double with the help of transformation of scale। क्या बोला है कि क्या दोनों वेरिएबल को डबल कर देंगे तो कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन में चेंज आएगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में चेंज आएगा। मतलब x जो है उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, इज इक्वल्स टू आपको मिल गया u, एंड y को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया इज इक्वल्स टू आपको मिल गया v। ठीक है, नाउ आपका सी वाई जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, एंड सी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 1/2। कैसे, ये मैंने आगे वाले लेक्चर में सिखाया हुआ है कि ये 2 का 1/2 कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स जब आप लोगों को पता है कि हम ऐसे करते हैं सी मल्टीप्लाइड बाई सी वाई अपॉन सी एक्स, तो क्या होगा 1/2 1/2 ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा ना आंसर। तो क्या बी में कोई चेंज हुआ, तो आंसर इज नो, बी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखना ये जो चीज़ है वो आपका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना नहीं है। आपको खाली वन सेंटेंस में पूछा है कि क्या चेंज होगा, आपको लिख देना है नो, देयर विल बी नो चेंज इन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट व्हेन द बोथ वेरिएबल आर डबल। क्लियर, समझ गए। दोनों वेरिएबल को डबल किया, इक्वल चेंज लाए, दोनों को सेम से मल्टीप्लाई किया या सेम से डिवाइड किया, देन आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रिग्रेशन लाइन, मैं थोड़ी आगे चली गई, क्वेश्चन नंबर 11 पे वापस आ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ r इज इक्वल्स टू 0.5, इफ r इज इक्वल्स टू 0.5, एस एक्स एंड एस वाई भी दिए हैं साथ में, एस एक्स इज इक्वल्स टू 2 है एंड एस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का मतलब है कि व्हेन रिग्रेशन लाइन y ऑन x है तो उसके b को बी वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू, सॉरी बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। r है 0.5, एस वाई है 4, एस एक्स है 2, ये 2 बचेगा, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 1। समझ रहे हो, पक्का। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ द रिग्रेशन लाइन इज
दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, वाई कैप इज इक्वल्स टू, भाई पहली बार ऐसा सम आपने देखा ना कि जिसमें आपको ऑलरेडी रिग्रेशन लाइन दे दिया है, तो करना क्या है देखते हैं, आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल्स टू 10, y कैप क्या होगा फॉर x इज इक्वल्स टू 10। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस इसमें x इज इक्वल्स टू 10 रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी सिंपल। एक मार्क में आपसे और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है भाई, आप भी बच्चे हो, जान थोड़ी लेंगे आपकी। क्लियर, वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, if y and x have relation y is equals to a plus b x where b is greater than 0, then what is the value of r? अगर b greater than 0 है, that means कि b is equals to पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो आर भी कैसा होना है भाई, +1 होना है। यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी वाला है, बोल दिया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि b इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो आर का आंसर 1 ही आना है। 1, आर का आंसर पॉजिटिव आएगा ऐसा बोल सकते हैं, 1 आएगा ऐसा नहीं बोल सकते। बट बुक के अंदर, सारी रेफरेंस बुक के अंदर हर जगह पे यही आंसर है, तो यही सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देन आपको यहाँ पर बोला है कि y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? नाउ आप लोग बताओ मुझे यहाँ b क्या है, b की वैल्यू कितनी है? जो लोग 3 बोले ना वो सब लोग अंधे हैं, बिकॉज b की वैल्यू -3 है। a प्लस बी इंटू एक्स आता है तो b प्लस होना चाहिए ना, b माइनस है, दैट मीन्स b माइनस है। क्लियर? तो r का आंसर कैसा आना है भाई, -1, नेगेटिव आना है, ठीक है। समझ गए? पता चला? पक्का? ओके, तो हम मूव करते हैं ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट आर द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। तो ये जो मैंने थियरी कराई तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था, ठीक है, और अंडरलाइन भी करवाया था। अगर किया हुआ है और मेरी बात मानी हुई है तो, नहीं मानी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, ठीक है। चलो आंसर दे देती हूँ। ए क्या है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स। वहाँ a क्या है, तो a को यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, ओके। एंड b को क्या बोलेंगे, तो b को बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या तो बोल सकते हैं इसका एक दूसरा भी नेम है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब मैं आपको बोलूं, आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपको 2 मार्क के आंसर में ये दोनों ही नाम लिखने कंपलसरी है, ठीक है। तो आप इसमें से एक याद रख लोगे चलेगा, ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही नाम याद रखना पड़ेगा। जो भी फुल्ली इन्फॉर्मेशन हमको स्कूल वाले देते हैं, बुक वाले देते हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमें उनको लौटानी है, तब जाके बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो स्कोर करने के लिए जैसा बुक में लिखा रहता है, बुक में ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में है तो आप दोनों में से एक लिख लो। बुक में ये लिखा है, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, तो आपको लिखना है ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2।
The fitted regression line of y on x is y cap is equals to 23.2 minus 1.2x, and one of the observation is used in the fitting of the line is 6 and 17. 6 and 17. Find the error in estimating y for x is equals to 6. तो हमें लेना है x is equals to 6 and y को estimate करना है तो आपका आंसर आता है 16। आपको बोला गया है आप एरर फाइंड आउट करो। एरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैप नहीं बनाना था ये, रुको मैं सॉल्यूशन करती हूँ इसका कुछ। ई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई कैप आई। अभी कैप को इग्नोर करो, मिटा देती हूँ थोड़ी देर में। वाई आई इज इक्वल्स टू, मिट गया, खुश। वाई आई क्या है जो एक्चुअली में था 17, जबकि जो हमने एस्टिमेट किया वो आया। भाई आपको ऐसे लंबे लंबे एरोज नहीं खींचने हैं, मैं आपको बताने के लिए कि हमें कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो वाई आई में रखनी है और जो हमने एस्टिमेट करी वो वाई कैप आई में रखनी है। ठीक है, क्लियर। सो हमारा आंसर आ जाता है 1। Done. Move on to the next question, that is question number 3. If x bar and y bar दिया हुआ है, x bar is equals to 30, y bar is equals to 20, b is equals to 0.6. Find the intercept of the regression line. अब बोलो, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इंटरसेप्ट मतलब क्या। इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, ए, एंड ए का हमारे पास फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। सारी वैल्यूज़ दी हुई है, रख दो अपनी अपनी जगह पे। क्लियर, डन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में हमें आगे ये भी बोला था कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब हमें इक्वेशन भी लिखना है, लिख देते हैं भाई। y cap is equals to a plus b into x. So y cap is equals to 2 plus 0.6 x. ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन आपको लिखना है। मार्क कट सकता है, एक मार्क कट जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ऐसा होता है। सो पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंटरप्रेट बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है बट आंसर बड़ा है, डोंट वरी। इंटरप्रेट बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। मतलब क्या है इसका, ठीक है। क्या कहते हैं, बी वाई एक्स, तो कह के करते क्या है जानो। बी वाई एक्स का मतलब ये है कि इफ़ एक्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट then the value of y will be increased by 5 यूनिट। एक में आप 1 यूनिट बढ़ाओगे, सॉरी x में आप 1 यूनिट बढ़ाओगे तो y में 5 यूनिट बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो ये एक के कारण दूसरे पे कितनी इफेक्ट आती है वो बताता है ये BY(x). समझ में आया? पढ़ाया था ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, थियरी में सब कुछ पढ़ाया था, बट थियरी ध्यान से पढ़ी नहीं थी ना, तब ये प्रॉब्लम है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ b इज इक्वल्स टू 1.5, क्या दिया है? b इज इक्वल्स टू 1.5। आगे बोला r इज इक्वल्स टू 0.8, r इज इक्वल्स टू 0.8 and the standard deviation of x, that means sx is equals to 1.6. then find the standard deviation of y, sy कितना है ये फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है भाई, b का फॉर्मूला है एक ऐसा, b इज इक्वल्स टू r इंटू sy अपॉन sx, है ना। तो ये वाले फॉर्मूला में हमारे पास सारी चीज़ें हैं। 1.5, r है 0.8, sy तो ढूंढना है, sx तो है 1.6। अब क्या करना है, ये जो डिवीज़न में है सामने मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में। सो sy इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 0.8, 0.8। ये डिवीजन में चला गया, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल बी 3। 2.4 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू 3। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे लिखना है, मेरा पेज इधर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो, अगर ऐसे लिखा कभी तो ऐसा करने का, एंड में ना आंसर को डिब्बे में भर देने का। sy इज इक्वल्स टू 3। डन, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? इफ़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is 0.6, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x, दैट मीन्स BY(x) दिया हुआ है इधर 0.6। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर 5 and 3, दैट मीन्स sx इज इक्वल्स टू 5 एंड sy इज इक्वल्स टू 3। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये कंसेप्ट आपके लिए पूरा नया है। व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? तो आपका जो r है ना, r, ठीक है, वो r के आपको कर देना है स्क्वायर, तो जो मिलेगा उसको कहते हैं कैपिटल R स्क्वायर, और उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। समझ रहे हो? पक्का ना? ठीक है, गुड। तो क्या करना है, सिंपल, वो जो b वाला फॉर्मूला था ना कि जिसमें r आता है वो रख दो। b इज इक्वल्स टू r इंटू sy अपॉन sx। इसके थ्रू r फाइंड कर लेना है और फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो मिल गया आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। है बहुत इजी। अच्छा, ये करता क्या है, इसका काम क्या है? ठीक है, नाम तो देख लिया आपने, अब काम क्या है? तो काम ये है कि ये जो r स्क्वायर है ना, ये पता करता है कि आपने जो रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन की है वो कितनी ट्रस्टेबल है। ठीक है, अगर आपका r स्क्वायर का आंसर नियरेस्ट टू 1 है, नियरेस्ट टू 1, तो ये मोस्ट ट्रस्टेबल रिग्रेशन लाइन है, ऐसा कह पाएंगे। इन केस मान लो कि आपका r स्क्वायर का आंसर 0 से बहुत नज़दीक है,
तो हम कह पाएंगे कि हमारी ऑब्टेन्ड रिग्रेशन लाइन इतनी ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। तो इसका काम ये है, ठीक है। काम का आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेंगे, बड़े सम्स को भी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करने का बोलते हैं, बट सीधे तरीके से नहीं। समझ में आया? आगे सम आएगा तब बोल दूंगी, पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो, अभी आर है ना हमारे पास? नहीं है, ढूंढना है। एस वाई है, हाँ 3। एस एक्स है, हाँ 5। अब सेम वही करना है जो अभी आगे करके आए थे। आर को छोड़ दो अकेला, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 3 डिवीजन में। सो आर इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। तो 0.6 इंटू 5 क्या आता है? 3। सो 3 डिवाइड बाई 3। सो आर इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आया 1, राइट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखना है। समझ में आया? ऐसे ही लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, ये नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाते समझाते लिख दिया था, ओके। ये नहीं लिखना है आपको, बाकी सब लिखना है। डन। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ तो बोलो। चलो, बोल दिया ना? हाँ, सुन लिया मैंने। सम नंबर 7। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, मतलब इधर भी y कैप आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया है? 35 प्लस 2x and covariance of x and y, covariance of x and y is also given 50. Then find the standard deviation of x. क्या फाइंड करना है भाई? x फाइंड करना है। दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा है? ब्लैंक हो गए क्या? ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, फाइंड क्या करने का बोला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, जब भी रिग्रेशन लाइन दी हुई है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक काम करने का, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू रख दो। समझ में आया? तो आपके पास और 2 चीज़ें आ गई। क्या मिला आपको? ए मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। अब आपके पास बी है एंड कोवेरियंस है, तो इसके पास आप इजीली एस एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज बी का एक फॉर्मूला था, बी इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है, हाँ, ध्यान से, गलती मत करना। फार्मूला की लिस्ट अभी तक नहीं बनाई है, बना दो, बार बार उसको देखते रहो ताकि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। या फिर तो जो कंसेप्ट दिया है उस पे चलो, y वाली चीज़ निकल जाएगी और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। रूट है तो निकल जाता है, स्क्वायर होता है इसलिए, और रूट नहीं था तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, समझे। चलो, तो फिर b है अपने पास 2, ये है 50 और s स्क्वायर x। नाउ s स्क्वायर x इधर 50/2, ये 2 इधर आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है। सो s स्क्वायर x कितना मिल गया आपको? 25। सो एस एक्स कितना मिलेगा आपको? बोलो, 5, ठीक है ना। प्लस एंड माइनस 5 नहीं आएंगे? आया दिमाग में? नहीं आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। 11th में आता था, नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं। सम नंबर 8। आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, है ना। है भाई, अच्छी है तो है, आप लोग तो तारीफ़ नहीं करते हो, मैं तो कर लूँ खुद की तारीफ़। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी मेरी ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो चाहिए,
तो आप लोग कमेंट में बताना अपना नाम लिख के, देखेंगे, कुछ सोचूंगी मैं, अगर मन किया तो दे दूंगी। चलो, सम नंबर 8, फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन 7, क्या थी रिग्रेशन लाइन उसकी, याद करो। क्या याद करने का, ऊपर ही दिया हुआ है सामने, देख लो। y कैप इज इक्वल्स टू 35 प्लस 2x। If the value of y is to be increased by 10 units, how many units should be increased in the value of x? Now see, b क्या है, 2। b को इंटरप्रेट करो, x में 1 यूनिट इंक्रीज, सो y में 2 यूनिट इंक्रीज। समझे? तो इसके हिसाब से अब बोल रहे हैं कि x में 10 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो y में कितना किया होगा? ऑब्वियसली 5। समझ गए? तो सीधा आपको कर देना है, ऐसे आंसर लिखना है। ये जो है एक्सप्लेनेशन है, जो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना रहता है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है सिर्फ, the value of x should be increased by 10/2 is equals to 5 units। ये जो है एक्सप्लेनेशन कैसे आया, ठीक है ना, डन। बट ये वाला आपका आंसर है, आपको यही सिर्फ लिखना है, ऊपर का कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, if the x bar is 10, x bar is 10, y bar is 25, y bar is 25, sigma x minus 10 into y minus 25 is equals to 120, and sigma x minus 10 का whole square is equals to 100. Then find the value of a and b for the regression line of y on x. वेरी सिंपल, सब कुछ तो है हमारे पास। एक्चुअली ये क्या है, x माइनस एक्स बार बिकॉज एक्स बार इज 10, y माइनस वाई बार बिकॉज वाई बार इज 25, एंड ये है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो सीधा फॉर्मूला में रख दो, बात खत्म। बचपन में बहुत स्टार्टिंग में किए थे ये सम, 3.1 में, ये वाले फॉर्मूला से, याद है? क्लियर? बहुत ही इजी था, कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कर दिया, ठीक है, जिससे आपके कान को भी थोड़ा आराम मिले, आंखें खुली रखने की, है ना। चलो, सम नंबर 10, लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर। इफ byx is equals to 0.75, byx is equals to 0.75, u is equals to 6 into x minus 20,
v इज इक्वल्स टू 2y माइनस 15. Then from the above data find the value of BVU. BVU फाइंड करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल BVU फाइंड करने के लिए आपके पास CY एंड CX होना ज़रूरी है. CY कितना है? 1/6 नहीं 1/2 1/2 यस. एंड CX कितना है? 1/6. फॉर्मूला में ये ऊपर आता है ना, इसलिए मैंने ये ऊपर पहले लिख दिया. अभी करेक्ट. ठीक है, दिख रहा है ना 1/2 जैसा कुछ. परफेक्ट. अब याद है जब हम u एंड v वाली मेथड से BYX ढूंढते थे तो क्या करते थे? तो BVU मतलब पूरी u वाली फॉर्मूला इनटू CY अपॉन CX ऐसा करते थे ना. बट नाउ BVU ढूंढना है और BYX हमारे पास है, तो हमें करना पड़ेगा 0.75 is equals to BVU into CY 1/2 upon CX that is 1/6. ठीक है, अब करना क्या है? तो BVU is equals to ये 1/6 सामने चले जाएंगे. समझ में आ रहा है? 1/6 सामने चले जाएंगे तो 0.75 से 1/6 मल्टीप्लाई हो गए और 1/2 डिवाइड हो गए. समझ में आया? ओके. तो BVU इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 2/6. ये ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके. तो आपका फाइनल BVU का आंसर है 0.25. समझ में आया? ये सब कुछ ना करना हो तो एक चीज़ याद रखो, BVU इज इक्वल्स टू BYX इंटू CX अपॉन CY. जब आप BYX ढूंढते थे तो CY ऊपर आता था, बट जब आप BVU ढूंढते हो तो CX ऊपर आ जाएगा. तो ये वाली फॉर्मूला रख के आप इजीली सब कुछ सॉल्व कर सकते हो. एल्स आपका मैथमेटिक्स थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, जो शायद से होगा नहीं. अब होता ऐसा ही है, मैं क्या करूं. जनरली लोग लॉजिक ही यही लगाते हैं कि मेरे को साइंस और मैथ्स नहीं आता तो मैं कॉमर्स में जाऊं. तो भाई कॉमर्स में भी मैथ्स तो आता ही है ना, ये किसी को पता ही नहीं होता है. लोग कॉमर्स को इतना अंडर एस्टिमेट करके कॉमर्स में आ जाते हैं कि जैसे कॉमर्स में तो बस चित्र बनाने हैं. ऐसा नहीं है, ठीक है. चित्र ही चित्र आर्ट्स में बने जाते हैं और उसको भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं ही करने चाहिए, बिकॉज उसके भी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, वो हमको लगता है कि जो लोगों के 10th में 50% के आसपास आते हैं वो लोग आर्ट्स कर लेते हैं, पास हो जाते हैं. वही सब्जेक्ट तो उनके भी इतने ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है. पढ़ते नहीं हैं वो 2 नंबर की बात है. चलो आज का ज्ञान समाप्त, इतना रखते हैं. जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में बताइए. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन D से स्टार्ट करेंगे. एंड तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.